नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एनसीईआरटी को यूपीएससी के सिलेबस में सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। एनसीईआरटी को बेस माना जाता है यूपीएससी का, और आज तक के जितने भी टॉपर हुए हैं उनकी सबसे पहली रिकमेंडेशन जो आई है वो यही आई है कि एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ा जाए। लेकिन अब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे खुद में एनसीईआरटी को पढ़ते हैं, 1 या 2 बार पढ़ते हैं। जो कोई पढ़ भी लेता है तो नोट्स नहीं बनाता है, और जो नोट्स बनाता है वो अच्छे से पढ़ नहीं पाता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने आज एक सीरीज शुरू करने की कोशिश की है, शुरुआत की है। इसमें हम लोग कक्षा 6 से लेकर 12 तक के सभी एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, जो यूपीएससी के सिलेबस या यूपीएससी के नज़र में या उसके सिलेबस के तहत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे कक्षा 6 की एक पुस्तक, जिसका संपूर्ण अध्ययन हम लोग इस वीडियो के माध्यम से करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग शुरू करेंगे भूगोल कक्षा 6 के प्रथम अध्याय का। तो शुरू करते हैं, हम देखते हैं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे, आपको जूम करके थोड़ा दिखा रहे हैं, हम देख पा रहे होंगे कि कक्षा 6 की भूगोल की पुस्तक में प्रथम अध्याय है, पहला अध्याय है या पहला चैप्टर है सौरमंडल में पृथ्वी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारी पृथ्वी जो है वो सौरमंडल का हिस्सा है, तो वो कहाँ पर है, किस स्थिति में है, उसकी क्या स्थिति है सौरमंडल में। आज हम इसी सब बिंदुओं पर बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करें और ज़्यादा से ज़्यादा समझने का प्रयास करें, और प्रयास करें कि हम लोग जल्दी से जल्दी और अच्छे ढंग से पढ़ें। तो शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि अध्याय का नाम है सौरमंडल में पृथ्वी। सौरमंडल में पृथ्वी, तो देख लीजिए, अर्थ इन सोलर सिस्टम, सौरमंडल में पृथ्वी। तो बढ़ते हैं आगे। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप लोग चाहें तो पुस्तक से अपने पढ़ सकते हैं। तो हम लोग पहुंचते हैं जो इस अध्याय का मेन है, इस अध्याय में महत्वपूर्ण है, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। और वो है, देख पा रहे होंगे, सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे सौरमंडल के बारे में। तो देखते हैं, लिखा है इसमें कि सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। अब आप तो समझ ही गए होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो एक सौरमंडल है, उसका जो मुखिया है, उसका जो मेन है, वो सूर्य है। और उसमें जो अन्य ग्रह हैं, उल्का पिंड हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, खगोलीय पिंड हैं, ये सब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। देख लीजिए, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे सूर्य। तो सूर्य के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे जब, तो पाएंगे सूर्य के बारे में अध्ययन करेंगे। सॉरी, सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। ये है, केंद्र में स्थित है, और जितने भी ग्रह, उपग्रह, उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह आदि हैं, ये इसके चक्कर लगाते हैं। आप लोग समझ पा रहे होंगे कि जैसे किसी को बीच में खड़ा कर दिया जाए और कहा जाए कि यह परिवार का मुखिया है, तो भाई जाहिर सी बात है कि घर के या परिवार के जो भी सदस्य होंगे वो उस मुखिया के द्वारा कहे गए बातों का, उस मुखिया के द्वारा इम्प्लीमेंट किए गए नियमों का बहुत अच्छे से पालन करेंगे। तो इसी तरह सूर्य जो है वो परिवार का मुखिया है, और सूर्य के चारों ओर जितने भी ग्रह हैं, उपग्रह हैं, उल्का पिंड हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, ये एक निश्चित कक्षा में, एक निश्चित रास्ते के द्वारा, एक तय मार्ग के द्वारा इनका चक्कर लगाते हैं और एक निश्चित अवधि में चक्कर पूरा करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे ग्रह के बारे में। तो आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ लिखा है ग्रह। तो हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य की दूरी के अनुसार वह क्रमशः बुध सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद हमारी पृथ्वी है,
और उसके बाद मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर यूरेनस है और फिर नेपच्यून है। अब आप लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इसमें प्लूटो क्यों नहीं है। तो आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन की एक बैठक हुई थी 2006 में। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन की एक बैठक हुई थी 2006 में अगस्त में। तो उसमें जो परिषद है, उस परिषद ने प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से निकालकर उसको खगोलीय पिंड का दर्जा दे दिया था और बताया था कि यह ग्रह नहीं है, यह एक खगोलीय पिंड है और यह परिक्रमा तो सूर्य की करता है, लेकिन हम इसको ग्रह की तुलना या ग्रह की संज्ञा नहीं दे सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा कोशिश करेंगे आगे बढ़ने की और हम लोग पढ़ेंगे अब आगे पृथ्वी के बारे में, ये अपनी पृथ्वी के बारे में। और जैसा कि आप लोगों ने देखा ही है कि अध्याय का नाम ही है सौरमंडल में पृथ्वी, तो आप समझ रहे होंगे कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसमें पृथ्वी की है। तो चलिए अध्ययन करते हैं पृथ्वी की। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे स्पष्ट तौर से कि सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी जो है वो तीसरा ग्रह है और ये आकार में पाँचवा सबसे बड़ा ग्रह है। आकार की दृष्टि से अगर देखा जाए तो पाँचवा सबसे बड़ा ग्रह जो है वो हमारी पृथ्वी है। ये थोड़ा अंडाकार है, ये थोड़ा अंडाकार है जिसे भू आभ कहते हैं। ये देखो आप देख पा रहे होंगे, भू आभ का अर्थ पृथ्वी के समान आकार, मतलब ये थोड़ा अक्ष पर थोड़े झुकी हुई है और फिर बीच में थोड़ा अंडाकार टाइप का जैसे शेप है इसका। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा देखेंगे पृथ्वी के बारे में। तो अभी हम लोग अगले जब चैप्टर पढ़ेंगे तो थोड़ा और विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर चंद्रमा जो है ये पृथ्वी का उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है और यह पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। देख रहे होंगे आप, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो चंद्रमा है, आपको बता रहे हैं चंद्रमा 3,84,400 किलोमीटर दूर पृथ्वी से स्थित है और यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है। चंद्रमा जो है जिस तरह से पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है एक निश्चित पथ के मार्ग द्वारा, जैसे एक निश्चित रास्ते से पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और 365 दिन में परिक्रमा सूर्य की पूरी करती है पृथ्वी। इसी तरह ठीक इसी तरह चंद्रमा जो है वो पृथ्वी की परिक्रमा करता है और इस परिक्रमा को वो 27 दिनों में पूर्ण करता है। और जैसे अपनी पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर एक चक्कर 24 घंटे में पूरी कर लेती है, लगभग 24 घंटे में, लेकिन जो चंद्रमा है वो अपने अक्ष पर जिस तरह से वो पृथ्वी की परिक्रमा करने में 27 दिन का समय लेता है, अपने अक्ष पर भी एक बार घूमने में 27 दिन का समय लेता है। इसीलिए आपको बता दें कि हम लोग आजीवन संपूर्ण जीवन काल में चंद्रमा के केवल एक भाग का ही दर्शन कर पाते हैं, चंद्रमा के केवल एक भाग को ही देख पाते हैं। शेष भाग, आधा भाग जो चंद्रमा का है वो हमेशा हम लोगों की नज़रों से ओझल रहता है और हम उसको देख नहीं पाते हैं। इसका कारण यही है कि जब चंद्रमा पृथ्वी की चक्कर लगाता है तो 27 दिन में जैसे जैसे वो चक्कर को पूरा करता है, ठीक उसी तरह अपने अक्ष पर भी वो एक चक्कर पूरा कर लेता है और इसलिए वो घूम कर वही जहाँ पर हम देख रहे होते हैं वही फिर हम लोगों के सामने आता है और हम लोग चंद्रमा के पीछे वाले भाग को नहीं देख पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आगे हम लोग पढ़ेंगे हम लोग क्षुद्र ग्रह के बारे में। क्षुद्र ग्रह जो होता है ये होता है तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त। इसमें लिखा हुआ है कि तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त। अब जब तारा नहीं है, उपग्रह नहीं है और फिर ग्रह नहीं है तो इसके अतिरिक्त वह जैसे जब परिक्रमा के दौरान या कोई चीज़ जब बहुत तेज़ी से गति करती है तो उसमें से कुछ ना कुछ मतलब आर्टिकल्स या कुछ ना कुछ कण जो हैं वो निकल जाते हैं इधर उधर। तो वही जब परिक्रमा कर रहे होंगे या फिर करते रहते हैं तो उसमें उनके परिक्रमा के दौरान उस गति के कारण या फिर कुछ अवरोध आने के कारण उनसे कुछ जो पार्ट हैं वो टूट के अलग हो जाते हैं और उन्हीं के साथ में सूर्य का चक्कर लगाने लगते हैं एक निश्चित पथ में। तो उनको जो है ये ग्रह मतलब उपग्रहों से थोड़ा छोटे होते हैं, ग्रहों से छोटे होते हैं। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा बृहस्पति और मंगल की कक्षाओं में पाए जाते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे उल्कापिंड के बारे में। उल्कापिंड जैसा कि आपको बता दें, उल्कापिंड जो है ये उल्कापिंड पत्थरों के छोटे छोटे कण होते हैं। अब
हम लोग यहाँ देख रहे हैं बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन अब अंतरिक्ष में या फिर सौरमंडल में जो पत्थर के कण होंगे वो इतने छोटे तो होंगे नहीं। तो जाहिर सी बात है वो बड़े होते हैं, लेकिन उनको हम लोग टुकड़े कहेंगे, पत्थर के टुकड़े ही कहेंगे। तो आपको बताते हैं कि इन पत्थरों के टुकड़े जो पृथ्वी या फिर अन्य ग्रहों से ये भी टूटते हैं, लेकिन ये थोड़ा उल्का पिंडों से थोड़ा, क्षुद्र ग्रह से उल्का पिंड थोड़ा छोटे होते हैं। तो ये जो छोटे होते हैं ये भी सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन कभी होता क्या है, ये भी सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन कभी कभी होता क्या है, होता ये है कि चक्कर लगाते लगाते अपनी कक्षा से ये बाहर हो जाते हैं। गति बढ़ जाने के कारण ये कक्षा को छोड़ जाते हैं अपने, और कक्षा को कुछ यूँ छोड़ते हैं कि ये जैसे मान लो कि शुक्र और पृथ्वी के बीच में ये कक्षा परिक्रमा कर रहे थे, और अपने पथ से जब ये विचलित हुए तो सीधा पृथ्वी पर आक्रमण कर देंगे और आकर पृथ्वी पर गिरेंगे। तो इससे बहुत भारी क्षति पृथ्वी के सतह पर एक तरह से होती है, इससे जन धन दोनों की हानि होती है। आए दिन आप लोग समाचार पत्रों और टेलीविज़नों में देख रहे होंगे कि वैज्ञानिक हमारे जो विश्व स्तर पर कार्य कर रहे हैं इस खगोल विज्ञान के शोध इत्यादि में, तो वो बताते हैं कि उल्का पिंड आ रहा है, वो टकराएगा, इससे इतने लोगों की हानि होगी। कभी कभी उसको कोशिश भी किया जाता है कि समुद्र वगैरह में गिरा दिया जाए, कहीं ऐसे जगहों पर उसका गिराया जाए किसी तकनीकी के ज़रिए, जिससे कि जान माल दोनों की क्षति ना हो और जन धन दोनों सुरक्षित रहें। तो इस तरह से आप लोग देख पा रहे होंगे कि उल्का पिंड जो है ये पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, और ये कहाँ से आते हैं, ये ग्रहों इत्यादि से टूट जाते हैं। ये क्षुद्र ग्रहों से थोड़ा सा छोटे होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देख पा रहे होंगे ये आकाशगंगा है हम लोगों की, इसमें हम लोगों का सौरमंडल है। तो आज के लिए इतना ही।